छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होने जा रहा है, लेकिन इसी बीच महादेव ऐप का मामला सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ कसता दिख रहा है। सीएम के खिलाफ विवादित सट्टेबाजी ऐप के मालिक शुभम सोनी दुबई में बैठकर एक वीडियो बनाता है और इसे सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी कर देता है, जिसमें सोनी का ये दावा है कि उसने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए, लेकिन ईडी की जांच से वो खुद को नहीं बचा पा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव ऐप के मामले में केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और कहा है कि आखिरकार सरकार को ऐप पर बैन लगाने का ख्याल आ ही गया। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसने मामले में 1.5 साल पहले कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन इस मामले को जानबूझकर चुनावों तक लटकाया गया। बघेल ने एक्स पर लिखा है कि कई महीनों से सवाल पूछ रहा हूं कि सट्टा खिलाने वाले इस ऐप पर केंद्र सरकार बंद क्यों नहीं कर रही है। मैंने तो कह दिया था कि शायद 28% जीएसटी के लालच में प्रतिबंध नहीं लग रहा है या फिर बीजेपी का ऐप संचालकों से लेन देन हो गया है। आश्चर्य है कि ईडी महीनों से इस मामले की जांच कर रही है और फिर भी ऐप का संचालन लगातार होता रहा। इसके साथ ही बघेल लिखते हैं कि अब केंद्र सरकार को होश आ ही गया है, तो अच्छा है कि ऐप के संचालकों को दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार कर भारत लाया जाएगा। दर्शकों को एक बात बताना चाहेंगे कि शायद भारत में चुनाव के दौरान जांच एजेंसियों की इस तरह की कार्रवाई पहली बार देखने को मिल रही है। बीजेपी या कांग्रेस, कौन सच बोल रहा है? ईडी का क्या रोल है? क्यों ईडी गैर बीजेपी सरकारों और नेताओं पर शिकंजा कसती दिख रही है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के जो बेटे हैं, उनका भी एक वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर आया है। क्या इस पर कोई जांच होगी? क्या जांच एजेंसी संज्ञान लेगी? जनता ये जरूर जानना चाहती है कि कम से कम जांच एजेंसियों की निष्पक्षता साबित करने के लिए तोमर के बेटे के खिलाफ जो ये वीडियो सामने आया है, इस पर संज्ञान जांच एजेंसी लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कुछ सवाल भी हैं इस मामले से जुड़े हुए। ये सवाल क्या है स्ट्रेट टॉक के, आइए इन पर नजर डालते हैं। सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल जेल जाएंगे? पहला सवाल ये, और अब जनता भी वहां की ये जानना चाहती है, क्या महादेव ऐप मामले में ईडी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है? क्योंकि प्रदेश में आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग इस मामले में क्या कार्रवाई कर सकता है, या फिर वो क्या कार्रवाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? ये भी सवाल पूछे जाने चाहिए। क्या महादेव ऐप के हवाला के पैसों की जांच जानबूझकर लटकाई गई, जैसा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है? क्या बीजेपी ईडी का चुनाव में राजनीतिक इस्तेमाल करती नजर आती है? एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है, क्या बीजेपी विरोधी दल ईडी की कार्रवाई में उलझा दिए गए हैं? क्या ऐसा भी दिखता है? ये सभी सवाल हम समझेंगे। हमारे साथ प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट भी जुड़ेंगे, पंकज चानगोटिया। लेकिन शुरुआत जी, पंकज जी भी जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पंकज जी आपका भी। जी अनिल सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, महादेव ऐप का मामला है, इसमें सीएम की कुर्सी तक सीधा सीधा इशारा और दावा। ईडी ने तो बकायदा स्टेटमेंट में ये दावा किया है कि उसने कैश कुरियर को भी पकड़ लिया है। खुद शुभम सोनी जो है दुबई में बैठकर वीडियो भी बनाते हैं, पोस्ट भी कर देते हैं, उसकी जो आरोपों की सत्यता कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश भी करते हुए नजर आते हैं। और आपको क्या लग रहा है कि इस तरह के वीडियो का आना, चुनाव के दौरान आना, और बघेल सीधे सीधे उनकी कुर्सी पर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैलियों में जहां जहां जा रहे हैं इस मामले को उछाल रहे हैं? अनिल सर। हाँ, देखिए क्या है, ईडी के बारे में इको हो रहा है कुछ क्या? नहीं, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है सर जी। अच्छा, तो ये इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो कुछ और टाइमिंग क्या है, ये जो आचार संहिता है उसके अनुरूप जी। पंकज जी, आप अपनी आवाज वहां से म्यूट कर लें, मुझे लगता है कि वहां से कुछ। जी अनिल सर, आप बात पूरी करें। तो ये जो हो रहा है उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना ही है कि आप एक तो दो चीज देखने का है कि आचार, इसमें जो ईडी ने जो किया है वो कितना मतलब राजनीतिक तो है ही। अब इसमें अब ये स्टेटमेंट देने का या ये कहने का कोई मतलब नहीं रह गया है कि ईडी जो है पॉलिटिकल विंग, जो बीजेपी की पॉलिटिकल विंग के तरह काम कर रहा है।
उसमें किसी तरह का मतलब उसके लिए गुंजाइश कुछ नहीं रह गई है इसको मतलब कि ये बात नहीं करने। लेकिन अब दूसरी बात जो आती है वो ये बात है कि क्या ये ऐसे समय में जब इलेक्शन चल रहा है तो ईडी को कितना पावर है इस तरह से एक्टिव होने का। आप देखिएगा कि जो भी चुनाव के क्षेत्र हैं उस सब जगह वो एक्टिव है जी। मतलब छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह वो चुनाव के ही इलाके में क्यों एक्टिव है, ये तो सवाल उठता है। दूसरा है क्या कि ईडी पर भी आचार संहिता लागू होता है। वो एक सेंट्रल एजेंसी है और सेंट्रल एजेंसी है और गवर्नमेंट एजेंसी है, तो उसको चुनाव आयोग में का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप इस तरह से बिना चुनाव आयोग से पूछे हुए, देख लीजिए इसमें क्लियर कट मतलब जो ये है मैंडेट है जी। वो ये है कि आपको जब भी चुनाव आ गया आचार संहिता घोषित होने के बाद भी कोई भी डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन हो या ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन, जो मेजर डिसीजंस हैं वो चुनाव आयोग से पूछकर ही होता है। इवन पुलिस कमिश्नर अगर कोई गिरफ्तारी करना चाहता है या किसी चीज का करना चाहता है, अगर वो इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है तो उसको ये इन्फॉर्म करना होता है इसको चुनाव आयोग को। इसमें कुछ नहीं, बंधन इनका कोई रह ही नहीं गया है और चुनाव आयोग भी चुपचाप बैठा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि महादेव ऐप का मामला बहुत पहले से चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि नया मामला है, और ये मामले में ईडी ने ढिलाई बरती। वो शख्स देख लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ में इनको ढूंढ रहे हैं और जो क्रिमिनल है जो महादेव ऐप चला रहा है वो स्टेटमेंट्स दे रहा है और अपना ये कर रहा है, तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है ये ईडी। और उसके बाद मतलब कि महादेव ऐप के घोटाले की जांच करना उद्देश्य नहीं है, पॉलिटिकल इसका उद्देश्य करना, वो भी चुनाव के 2 दिन पहले। अगर आपको ये करनी है जांच तो आप रुक जाओ 1 महीना, ये एक महीने की बात है। ऐसा ही उन्होंने किया राजस्थान में, वहां भी ईडी जो है वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत के बेटे हैं उनके यहाँ छापा मारा, वो 12 साल 10 साल पुराना केस है। उसे दूसरा जो वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ किया वो भी मामला, पेपर लीक का मामला, वो भी 10 साल पुराना है। तो ईडी यही काम कर रही है। और अभी आपने ठीक फोटो दिखाया है देवेंद्र तोमर का, उसमें क्लियर कट लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब उसमें तो कई चीजें इन्वॉल्व है, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग का, मतलब कई तरह के क्रिमिनल ऑफेंसेस जो है इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग। बस लास्ट लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों को कि वो कि क्यों ऐसा ईडी का ही इस्तेमाल क्यों कर रही है मोदी सरकार। इसके पीछे रीजन ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसको गिरफ्तारी का, मतलब बिना कारण बताए गिरफ्तारी, लंबे समय तक आप बिना कुछ किए बेल के अंदर रखने का, ये पावर्स उसमें है। मतलब वो पावर्स दिए गए थे जो एब्सकॉन्डर्स हैं, जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं, उनके खिलाफ करने के लिए उसका इस्तेमाल वो पॉलिटिकल कर रही है। इसीलिए आज सीबीआई, इनकम टैक्स सब बेकार हो गया है, इसी का इस्तेमाल किया जाए। जी, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया और भी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो कि इस तरह से जेल में बंद है और जमानत उनको नहीं मिल पा रही है बार बार। हमारे साथ पंकज चांदगोटिया जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं बातचीत के जरिए। पंकज जी, जब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि एक प्रदेश में चुनाव है और जो प्रदेश की जो जनता है वो अपनी सरकार को चुनने के तहत जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहती है, और उसमें जांच एजेंसियों का ये जो रोल दिख रहा है, मुझे लगता है कि शायद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि किसी चुनाव में इस तरह जांच की एजेंसियों की सक्रियता दिखती है और सीधे सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आरोप लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तरह के आरोपों को बार बार उछाल रहे हैं। पंकज जी। हाँ जी, इसमें मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि ये साफ तौर पे पब्लिक को दिख रहा है कि बदले की कार्रवाई हो रही है। इस समय पे ऐसा कार्रवाई करना मेरे ख्याल से रूलिंग पार्टी के खिलाफ बहुत ओपिनियन स्ट्रांग बनेगा। ये एक पॉलिटिकल मोटिव से किया जा रहा है, साफ दिखता है, क्योंकि टाइमिंग भी देखिए और किन के खिलाफ कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनका जीतने का पब्लिक ओपिनियन पोल आ रहा है, तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो पीएमएलए लगा दिया गया है वह इसीलिए लगाया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग लगाना आज के लिए बहुत आसान है। ईडी एक एजेंसी बन चुकी है गवर्नमेंट की, पीएमएलए लगा दीजिए, किसी को भी अंदर कर दीजिए, कोई
सुनवाई कहीं नहीं हो सकती। आपने आपके लीडरों के साथ देख लिया है ये, और यही कोशिश अब कांग्रेस के लीडर्स के साथ है कि जी जिससे भी उन्हें परेशानी होती है वह ये काम उन्हीं के खिलाफ करते हैं। जी पंकज जी, जब 1.5 साल का जो समय बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले ये जांच शुरू हो गई थी, तो क्या अब जाकर जो बैन लगा है, क्या यही तरीका है किसी भी सट्टेबाजी ऐप या फिर ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर के खिलाफ कार्रवाई का, कि पहले जांच होगी बाद में बैन लगेगा? हालांकि वहां से तो जो है सट्टेबाजी ऐप का संचालन होता रहा है। पंकज जी, वही मैं टाइमिंग के में ही तो क्वेश्चन राइज कर रहा हूँ कि 1.5 साल से क्यों नहीं बैन लगाया? जब कार्रवाई चल रही थी और कुछ पाया गया गलत तो पहले ही बैन लगा देते। इलेक्शन शुरू होने के बाद क्योंकि इसके तार बघेल साहब से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप जो भी लोग पकड़े हैं वो भी अंडर प्रेशर है, उनसे कुछ भी स्टेटमेंट दिला लीजिए आप। उन्होंने सिर्फ कहा है ना, कुछ सबूत तो है नहीं, कोई प्रत्यक्ष रूप पे कुछ चीज नहीं है कि पैसे गए हैं, कहाँ गए हैं। वही जैसे मनीष सिसोदिया जी के अगेंस्ट मनी ट्रेल है, लेकिन क्या 1 रुपया भी किसी के हाथ में गया है? सेम चीज यहीं पे करी जा रही है और टाइमिंग ही इसकी बहुत गलत है। पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ जाएगी। जी अनिल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो इस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं या फिर इस तरह के जो एलिगेशन होती है, कांग्रेस को कितना नुकसान आप देखते हैं कि इस तरह के विवाद सामने आने के बाद? और बार बार अब तो स्टेटमेंट्स आ रही है, हालांकि बघेल ये कहते रहे हैं कि ईडी के वाहनों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मुझको लग रहा है क्या कि कोई इसका पॉलिटिकल बेनिफिट, जो कहा सही उन्होंने, मतलब वकील साहब ने, कि ये जो है इसकी मतलब संभावना बहुत कम है कि इसका कोई चुनाव में असर होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि जो एक करप्ट गवर्नमेंट वाली इमेज भूपेश बघेल की बनाने में बीजेपी असफल रही। मैं नहीं जानता कि कितना वहाँ करप्शन है, और कोई भी इस देश में नहीं कह सकता कि करप्शन नहीं है। लेकिन एक करप्ट गवर्नमेंट, जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट, हमको लगता है कि अपेरेंटली वो भ्रष्टतम सरकार है देश में, क्योंकि व्यापम जैसा घोटाला इतने साल चला, इतने लोग मारे गए, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करती बीजेपी। फर्क यही है कि कांग्रेस ने, कि रेजिम मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने मंत्रियों को जेल भेजा, अपने सांसदों को जेल भेजा, अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, और फिर डिमांड जो इसकी क्या कहते हैं करप्शन या घोटाले की जो स्कैम के जांच की थी, किसी डिमांड को ओवरलुक नहीं किया, सबको उसने एक्सेप्ट किया। 2G का घोटाला इमेजिनरी था, विनोद राय अभी वो सरकारी क्या कहते हैं तंत्र का इस्तेमाल कर पूरी सुविधाएं भोग रहा है, लेकिन उस शख्स ने एक सरकार गिरा दी 2G के स्कैम के नाम पर, और कुछ नहीं निकला। एक इमेजिनरी घोटाला कि इसमें अगर इतना में होता तो इतना होता। आज तक इस तरह का कानून में ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि प्रत्यक्ष तौर पर अगर कोई घटना, मतलब अगर इनको पीट देते तो ये मर जाते। इस टाइप का सिचुएशन, न पिटाई हुई न मरा, और उसके बाद उसको आप 302 में आप उसको ये कर दीजिए अटेम्प्ट टू मर्डर में, इस टाइप का काम हुआ। क्योंकि उसमें 2G में ऐसा था कि इतने में ये करना था, इसको करना चाहिए था, मतलब ऑक्शन और 2G का, और इसमें इतना कम ऑक्शन किया गया, एकदम इमेजिनरी था। और कहा भी था कपिल सिब्बल ने, जो उसका आर्गुमेंट में, मतलब उस समय वो थे ये, लेकिन कुछ नहीं माना लोगों ने, और उसमें सब लोग जेल में रहे इतने समय। मनमोहन सिंह सरकार ने जब भी आरोप लगाया, जेपीसी बनाई उन्होंने, लेकिन ये सरकार एक भी जो स्कैम, मतलब कि राफेल से लेकर के पेगासस से लेकर के सब में बकायदा स्कैम है। और अडानी वाला तो अभी लेटेस्ट है, जिसमें कि लगातार, मतलब एक नहीं कई एजेंसी, मतलब कई संस्थाएं जो क्रेडिबल है, फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, लोगों ने वो सब आरोप है, संसद में आरोप लगाया गया, लेकिन हिलने के लिए तैयार नहीं है। और उनके खिलाफ कोई ईडी नहीं है, का कोई मतलब छापा नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी एक और देख लिए देवेंद्र तोमर वाला, इसमें साफ पैसे की बात डीलिंग कर रहा है, 18 करोड़ 39 करोड़ और क्या कहते हैं कितना, और 100 करोड़ बकायदा बता रहा है, और कह रहा है जमा हो रहा है, अकाउंट का नंबर ले। अरे तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करो। उसने मुरैना पुलिस में ये दर्ज कराया है, मतलब आप पकड़ लेगा उनको जो लोगों ने अपलोड किया है। अब देख लीजिए यही करेंगे।
जी। तो ये है इसका रवैया, लेकिन मुझको नहीं लगता कि इसका पॉलिटिकल फायदा होगा। और चुनाव आयोग जो है ना, जी। वो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। उसको चाहिए कि तुरंत एक्शन ले कि भाई आप अपना, अगर कर भी रहे हो तुम, तो जांच कर रहे हो, तो इसको रिवील कौन कर रहा है, कैसे ये लीक होकर के बात और जी। ये चल रहा है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए ना। चुनाव ठीक है, ईडी अगर अपना एक्शन, उसको रोकने की जरूरत नहीं है, करो आप, लेकिन ये उसको आप बाहर में आकर के बता रहे हैं लोगों को, और चुनाव के समय में ये कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सरासर वायोलेशन। जी अनिल सर, जैसा आपने कहा कि शायद ही असर जो है इन सब आरोपों का जनता पे हो रहा है, तो क्या ईडी के प्रति जब बात जनता के विश्वास की आती है, जांच एजेंसी की विश्वसनीयता की आती है, तो वो इतने इस निचले स्तर पर जा चुकी है कि चुनाव का दौर है, जब जनता अपने मुद्दों को लेकर ज्यादा जागरूक दिखती है, क्योंकि उसे अपने विधायक को चुनना है, अपने मुख्यमंत्री को चुनना है, और ऐसे प्रदेश की जनता ईडी के प्रति जो है बिल्कुल ही भरोसा उसका निम्न दिखता है, या फिर वो भरोसा नहीं कर पा रही है, जांच को भी एक पॉलिटिकल मुद्दे की तरह देख रही है। ईडी की विश्वसनीयता पर क्या टिप्पणी करेंगे, जब मैं छत्तीसगढ़ की जनता के नजरिए से इसको समझने की कोशिश करूं? देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई, और उस विश्वसनीयता को इस सरकार ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। अब अभी देख लीजिए आप कि चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था, और वो शख्स जो है छापे डाल रहा था, राजेश्वर सिंह, और लखनऊ का उसी बीच में उसका टिकट अनाउंस हो गया, और कब रिजाइन किया नहीं, मतलब उसमें एकदम जल्दी इतना जल्दी आईपीएस या क्या कहते हैं आईएएस को रिजिग्नेशन उसका एक्सेप्ट नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो जो कैडर में है जहां, वहां से उसको चाहिए मतलब रिलीविंग, ये उसके बाद वहां बहुत सारा है पेंडिंग चीजें, लेकिन उसका फटाफट उसका सब पास हो गया, और लखनऊ की एक सीट से जीत करके एमएलए बन गया जी। और डिप्टी डायरेक्टर था, और कल तक जो है समाजवादी पार्टी और दूसरे लोगों पर ये कर रहा था। तो ईडी की क्या ये है, और दूसरा कि राजस्थान में उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, मतलब 15 लाख के घूस लेते पैसे लेते हुए, तो आप क्रेडिबिलिटी क्या रही आपकी? दूसरा है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है ना, छत्तीसगढ़ की जनता में अगर करप्शन का मैंडेट ये अगर बनाते हैं, देखिए महादेव ऐप जो है वो कोई जनता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, वो है एक सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का है कि एक क्राइम हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइम, जिसको रोकना, उसको रोकने में सरकार असफल रही। तो इसीलिए हमको लग नहीं रहा है क्या कि मतलब मोदी जी के कहने से लोग मान जाएंगे, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी बहुत जीरो जा रही है। तो ईडी के साथ साथ प्रधानमंत्री की भी जो क्रेडिबिलिटी है इस मामले, तो ईडी और ये सब मिल करके वो क्रेडिबिलिटी, वो तो खुद अपनी क्रेडिबिलिटी कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री के पद पर है वो, और मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है इतना टुच्चा किस्म का जो है ये क्या कहते हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको अपनी खुद की डिग्निटी का ख्याल नहीं है जी। पोल कैंपेनिंग अलग चीज है। मनमोहन सिंह को आप, मतलब मनमोहन सिंह के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती है उनके विरोध में, लेकिन कभी मनमोहन सिंह के बारे में सुना है? मैं तो आप कहता हूँ मनमोहन सिंह छोड़ दीजिए, देवेगौड़ा है, गुजराल है, ये सब भी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन कभी वो इस लेवल पे नहीं गए, उन्होंने अपना लेवल बहुत गिरा लिया है, इसमें कोई डाउट जी। चलिए समझेंगे जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अनिल सर, आप बहुत ही सीमित समय के लिए जुड़ पाए थे। राज्य में वहां पर पहले चरण का मतदान होने वाला है 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ की बात करें विधानसभा चुनाव के तहत, और इसके बीच जो मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस की सरकार के, उन पर एक संगीन आरोप लगाया गया है कि वो सट्टेबाजी ऐप के साथ मिलकर अपनी पार्टी के लिए पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है और वो चुनाव में उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तरह के आरोप चुनावी रैलियों में लगा रहे हैं। भूपेश बघेल का ये कहना है कि क्यों ना ईडी के जो वाहन है उन्हीं की जांच कर ली जाए, कि कहीं इसी में तो जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं पहुंचाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि ये इस तरह की बातें भी संदेश भिजवाए जा रहे हैं कि हम भी आपके यहाँ पैसा रखवा कर जाँच करवाएंगे, इस तरह की धमकी दी जा रही है। तो हम भी में जो भी का इस्तेमाल किया गया है, इसे लेकर भी जो है शक शुबा जो है बार बार उठाया जा रहा है। पंकज जानगोटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत में जब गेमिंग और बेटिंग ऐप की बात आती है तो क्या कानून मौजूद हैं, और जो कानून मौजूद हैं, अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, दुबई में बैठ के जो इसके सरगना है, इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं, तो फिर जो कानून है वो क्या कहता है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? पंकज जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जब गेमिंग ऐप
बेटिंग ऐप का कहा जाता है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का ये कारोबार है। तो इसमें आप सबसे पहले तो मैं बैन को समझना चाहती हूँ कि बैन अब जाकर लगा है, क्या सर्वप्रथम पहले बैन लगा दिया जाना चाहिए था, उसके बाद जो है जांच आगे बढ़ाई जानी चाहिए थी? अगर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, जिस तरह से आपने पहले ही बताया कि बहुत ही सख्त प्रावधान है कि अगर जेल में डाल दिया जा सकता है और महीनों जो है जमानत नहीं दी जाती है, कठोर कानून है, इसे आप कैसे देखते हैं कि क्या ये इल्लीगल है, अवैध है? देखिए, जब तक किसी कार्य पे बैन नहीं लगाया गया उसे इलीगल नहीं कहा जा सकता और केस रजिस्टर नहीं किया जा सकता जी। यहाँ पे क्या हुआ है कि केस रजिस्टर कर लिया है, उसके बाद बैन लगाया गया है। एक तो इस केस में वही कमी है जी। प्लस मैं एक कानून में कहावत है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीम टू बी डन। दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है। एक एग्जांपल आप राहुल गांधी जी का देख लीजिए, जो लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किया गया, उससे उनकी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई क्योंकि उनके खिलाफ एक गलत कार्रवाई करने की कोशिश करी गई। यहाँ पे बघेल साहब के साथ भी यही करने की कोशिश की जा रही है और इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं अनिल साहब से इस बात पर डिसएग्री करता हूं कि इलेक्शन पे इसका कोई असर नहीं होगा। जो असर करने की कोशिश की जा रही है रूलिंग पार्टी से, उसका उल्टा असर होने की मुझे उम्मीद है। प्लस जो बैटिंग ऐप है उसमें दो एंगल हैं, एक गेम ऑफ स्किल कहते हैं और एक गेम ऑफ चांस कहते हैं। तो जो गेम ऑफ चांस है उसे इलीगल कहते हैं। वो कई स्टेट में लॉज पास्ड हैं जिसमें इलीगल है वो, लेकिन अगर वो गेम ऑफ स्किल है तो उसको बैन नहीं किया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बकायदा ड्रीम 11 केस में जो क्रिकेट की बैटिंग एप्स हैं उसमें फैसला आया हुआ है कि ये गेम ऑफ स्किल है कि जो व्यक्ति उस पर खेल रहा है वह सोच समझ के पिछले जो इवेंट्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनको देख के अपना अनुमान लगा रहा है आगे के लिए। तो ये उसकी सोच की स्किल है, ये नहीं कि किसी भी एबीसी पे बिना सोचे समझे अपने पैसे लगा रहा है। तो ये एप्स को लीगल करार दिया गया है, लेकिन कई राज्यों ने इन्हें इलीगल करार दिया है। जैसे अभी केस रजिस्टर होने के बाद इसे बैन कर दिया गया है। अब ये बैन ठहरता है कि नहीं ठहरता, ये अगेन कानून की बात है, लेकिन इसमें अब बघेल साहब को जोड़ना और गलत हो गया क्योंकि अभी तक 1.5 साल से आप कहीं भी नहीं पहुंचे हैं। जिनको अरेस्ट किया है उनके खिलाफ भी कुछ नहीं मिल रहा है और बघेल साहब तो कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, किसी भी तरह से जुड़े नहीं हुए हैं कागजों में तो किसी ऐसे तो कल को वो ये कह देंगे जी पंकज चांद ने पैसे लिए हैं, तो ऐसे तो किसी को भी जोड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पूरी गलत भावना हो रही है, ईडी का गलत दुरुपयोग हो रहा है और जो इलेक्शन कमीशन है वह भी अपना रोल सही से नहीं निभा रहा है। जी, ये मैं समझना चाहूंगी कि जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू की थी महादेव ऐप के खिलाफ 1.5 साल पहले तो वो चाहती तो इस ऐप को बैन कर सकती थी। 69A IT अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को ये अधिकार है। इस अधिनियम को थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा इसकी जानकारी दें कि ये अधिनियम क्या कहता है। 69A IT अधिनियम है, इसमें राज्य सरकारों को अधिकार है कि वो कोई भी जो विवादित ऐप है उस पर बैन लगा सकती है, लेकिन ऐसा कांग्रेस की सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया। बिल्कुल, इसमें यही प्रावधान है कि अगर सरकार को लगता है कि किसी ऐप के द्वारा, किसी आईटी के ऐप के द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऐप के द्वारा कुछ गलत काम किया जा रहा है तो उस पर वह बैन लगा सकते हैं। लेकिन ये सरकार की इन्वेस्टिगेशन और उनकी डिस्कशन पे है जी। मतलब इस कानून में ये नहीं लिखा गया है कि आप अगर कोई केस रजिस्टर करते हैं तो उस पे बैन लगाइए ही लगाइए जी। ये इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने कहा कि महादेव बैटिंग ऐप क्या आप कह रहे हैं, लेकिन वो बैटिंग गेम ऑफ स्किल है कि गेम ऑफ चांस है, ये अब सरकार ने ये देखा होगा कि ये गेम ऑफ स्किल है तो इसलिए उन्होंने बैन नहीं लगाया। अब सेंटर सरकार के ऊपर जा सकती है क्योंकि सेंटर को भी वही हक है, किसी भी सरकार को वो हक है सेक्शन 69A के तहत जो आप कह रहे थे कि या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी कार्रवाई कर सकती है किसी गलत काम को रोकने के लिए। अब राज्य सरकार ने नहीं किया 1.5 साल से, तो टाइमिंग की बात मैं फिर से आऊंगा कि केंद्र सरकार भी तो पहले 1 साल पहले भी तो एक्शन ले सकती थी जब उनके संज्ञान में था, तो उन्होंने उस टाइम तो लिया नहीं। आज ले रहे हैं जब कोई और पार्टी आगे निकल रही है उनसे, तो ये उनके खिलाफ बहुत जाएगा।
अब पंकज जी, मैं उस मामले को भी आपसे समझने की कोशिश करूंगी जिसमें जो नरेंद्र तोमर हैं, उनके बेटे देवेंद्र तोमर, उनका भी एक वीडियो कांग्रेस सर्कुलेट कर रही है, शेयर कर रही है। और इस वीडियो में जो देवेंद्र तोमर है, नरेंद्र तोमर के बेटे, वो ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि एक पार्टी है त्यागी पार्टी, वो 100 करोड़ देने के लिए तैयार है, और एक दूसरी पार्टी है वो मुझे लगता है कि 39 या 29 करोड़ देने के लिए तैयार है। तो जब इस तरह के वीडियो को लेकर कानून क्या कहता है, किस तरह से संज्ञान लिया जा सकता है, खासकर उस प्रदेश में जहां पर चुनाव होने वाले, आचार संहिता लागू है? मैं वही कह रहा हूं कि इल्जाम लगाना बहुत आसान है। अब जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं उनमें देने की बात कही जा रही है जी। दिए हैं या नहीं दिए, एक्चुअल में पास ऑन हुए हैं नहीं हुए हैं, वह कहीं नहीं आ रहा है। तो उनके बेस पे अब कांग्रेस सरकार चाहे तो वो उस पर एक्शन ले सकती है, लेकिन वह नहीं ले रही है क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है, इसलिए वो गलत एक्शन नहीं लेना चाहती किसी के भी खिलाफ। जैसे अब अनिल साहब ने कहा था कि कांग्रेस सरकार के दौरान रेल मंत्री पे भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। जो वीडियो है नरेंद्र तोमर के बेटे का, वहां पे बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार क्यों एक्शन लेगी? और वैसे भी जैसे कि आचार संहिता लागू है तो ये शायद अधिकार नहीं होता। मैं वही कह रहा हूं कि अब आप दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करिए कि जहां उनकी सरकार है वह एक्शन नहीं ले रहे, और यहाँ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने, बघेल सरकार ने एक्शन नहीं दिया। तो आप ये विडंबना देखिए कि बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है। तो मैं वही कह रहा था कि जो सही कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा कि वह सही कर रहे हैं, तो ये उनके बहुत खिलाफ जाएगा। आपके लिए मापदंड दो जगह के डिफरेंट नहीं हो सकते जी। अगर दोनों केस को कंपेयर करें तो मापदंड दोनों में सेम आ रहे हैं कि भाई शक के बिना पे अगर कार्रवाई करनी है तो यहाँ भी करिए वहां भी करिए, लेकिन वह वहां कर रहे हैं जहां उनके व्यक्ति नहीं है, और जहां उनके व्यक्ति है वहां नहीं कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पे उनकी भेदभाव दिखा रहा है, और किस पर्पस से किया जा रहा है पब्लिक बहुत समझदार है, और इसका जवाब शायद इलेक्शन में सभी को मिल जाएगा। जी। एक ऐसा प्रदेश छत्तीसगढ़ जहां पर महादेव जो बेटिंग ऐप है, ये इसके तार जुड़े हुए हैं और कई गिरफ्तारियां हुई, रेड भी किए गए, और अब जाकर ईडी की सिफारिश पर महादेव ऐप समेत 22 ऐसे ऐप पर पंकज जी बैन लगा दिया है केंद्र सरकार ने। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो इन 22 ऐप जिनका इस्तेमाल प्रदेश भारत की जो जनता है वो कर रही है, इनसे जुड़े हुए जो कानून है वो क्या कहते हैं? जैसा आपने पहले कहा कि अगर स्किल बेस्ड है तो वो जो है लीगल होगा, और जो नहीं है वो इलीगल हो जाएगा। ऐसे में सरकारों के रोल से भी मैं यहाँ पर भी शक उठता है कि सरकारें तब एक्शन करती हुई क्यों नजर आती है जब उसे कोई राजनीतिक फायदा होता नजर आता है। पहले जनता के जो अधिकार है, जनता की जो सुरक्षा है, उसे देखते हुए पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया? हाँ, इसमें मैं वही कानून के दो पहलू बताना चाहूंगा कि जो बैटिंग एप्स है उसमें दो एंगल है। एक तो क्या वह इलीगल है, चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए। दूसरा एंगल है कि अगर चलने चाहिए तो उन पे टैक्सेशन कितना लगना है। जी। टैक्सेशन का दो ब्रैकेट है, उसके भी केसेस रजिस्टर्ड हैं। अगर वो गेम ऑफ स्किल है तो उस पे 16% लगना है जीएसटी जी। अगर वह गेम ऑफ चांस है तो उस पे 28% लगना है। पर वो वैलिड है, वो इलीगल नहीं है फिर भी। हाँ हाँ बिल्कुल, उस पे टैक्सेशन 28% लॉटरी वाला लगेगा जी। लॉटरी भी जैसे गेम ऑफ चांस है वैसे ही इनको लॉटरी को माना जाता है इन गेम्स को, तो इस पे 28% लगेगा। तो अब कर्नाटका हाईकोर्ट, कर्नाटका सरकार ने ऐसी ही एक गेमिंग ऐप पे 28% का जीएसटी लगा दिया और मांग करी जी। उसमें कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि भाई 28% लगाना गलत है क्योंकि ये गेम ऑफ चांस है, गेम ऑफ स्किल है। उसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया है जी। जिसका मतलब ये है कि अभी ये साफ नहीं है कि 28% लगना है या 16%। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने 28% लगाने वाली चीज को रोक दिया है जी। और कहा है कि सरकार अभी कुछ भी ले सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला निलंबित है, तो इसलिए अभी ये ग्रे एरिया है। दो बिना पर इन बेटिंग एप्स को इलीगल, अगर सरकार का रेवेन्यू नहीं देते तो भी इनको बैन किया जा सकता है, अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो भी बैन किया जा सकता है जी। तो ये दो मुद्दे कंबाइन होके ये असमंजस की स्थिति में है अभी, इसलिए इन्हीं का दुरुपयोग होके हर एक की इंटरप्रिटेशन, केंद्र सरकार अपने मतलब से इंटरप्रिटेशन कर रही है, राज्य सरकार अपने मतलब से कर रही है, जो तो फिलहाल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो पूरी तौर पे राजनीतिक लग रहा है।
और इसका जी। फैसला जब तक कोर्टों की तरफ से फैसला नहीं आ जाता, मेरे हिसाब से सरकार को या ईडी को कार्रवाई करने की कोई हक नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब आचार संहिता लागू है। जी, ये एक बिल्कुल ही बेसिक बात है जो कि भारत की जनता को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। एक सवाल, दो सवाल इससे, आपकी जो बातें हैं उससे दो सवाल निकल कर आते हैं कि एक तो जैसा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 28% जीएसटी मिलता रहा सरकार को, इसीलिए शायद उसने जो है समय से पहले जो है कार्रवाई नहीं की, चुनाव का इंतजार किया। और यानी कि ये जो महादेव गेमिंग और बेटिंग ऐप है, हो सकता है कि वो उस ब्रैकेट में आती हो जिसको 28% का जो जीएसटी है वो भरना पड़ता है। और दूसरी बात एक ये कि दुबई में बैठकर कोई जो खुद को ओनर बता रहा है, ये छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पास पैसे भेज रहा है और ये हो भी जा रहा है। और जबकि जिस तरह की ईडी की कार्रवाई भारत में दिखती है, जांच एजेंसियों की कार्रवाई भारत में दिखती है, ये जो एलिगेशन है चांदगोटिया जी, कितना सही लग रहा है? कितना उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वो जो आरोप लगा रहा है शुभम सोनी, उसका आत्मविश्वास भी काफी ज्यादा जो है स्टेबल दिख रहा है। वो काफी हक से कह रहा है कि आपने पैसे भी ले लिए और मेरा काम भी नहीं कराया, और अब मुझे ईडी पर भरोसा है कि वो इस मामले से मुझे बाहर निकालेगी। पंकज जी। हाँ जी, मेरा यही कहना है कि सिर्फ एक व्यक्ति जो खुद मुजरिम है उसकी स्टेटमेंट के बेस पे आप किसी भी एबीसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक कोई कोरोबरेटिव एविडेंस कहते हैं इसको कानून में, कोई तीसरा इंडिपेंडेंट व्यक्ति उस चीज को कोरोबरेट करे, सेकंड करे कि हाँ मुझे भी पता है। वो वहां बैठ के, अब आज मैं बैठ के आपको कह दूं कि नेहा जी ने मेरे से 10,000 रुपए लिए है मेरा ब्रॉडकास्ट करने के लिए, तो वो भी तो करप्शन है जी। लेकिन वो सिर्फ मेरा शब्द है, कोई तीसरा व्यक्ति, इंडिपेंडेंट व्यक्ति, आप मना करेंगी मैं हाँ करूंगा, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई विटनेस होगा, इतनी बड़ी पेमेंट हुई है, किसी और को भी तो नॉलेज होगी जी, लेकिन ना कागज है ना विटनेस है, तो सिर्फ कह देने से आप ये कार्रवाई शुरू कर दें मनी लॉन्ड्रिंग वाली, यही राजनीतिक द्वेष दिखाता है। कोई सबूत इंडिपेंडेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। मनी ट्रेल सिर्फ कहने से नहीं बन जाती, मनी ट्रेल डॉक्यूमेंट्री होती है जी। पैसे का लेन देन होता है। अकेला आदमी कहाँ, अगर इतने 508 करोड़ का लेना देना हुआ है, क्या भूपेश बघेल साहब अकेले बैठ के ले गए? पूरे चैनल्स होंगे, कोई भी समझता है ये बात। उन सबके प्रति रेड चलती रही है प्रदेश में, जितने भी सीएम बघेल के करीबी लोग हैं, चाहे वो पत्रकार है, चाहे उनके मीडिया सलाहकार हैं, अधिकारी हैं, उन सबके खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है। एक पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार जी, लेकिन किसी से कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं नहीं मिल रहा। कोई विटनेस ये नहीं कह रहा कि मैंने मिस्टर ए को पैसे लेते हुए देखा है। ऐसे हाथ से हाथ देते हुए भी कोई वीडियो नहीं है जी। आपने पार्लियामेंट का कैश स्कैम सुना होगा, उसमें पैसे का लेन देन होते हुए पैसे दिख रहे हैं, यहां तो वो भी नहीं है। तहलका स्कैम आपने सुना होगा, बहुत सी चीजें हैं जहां पे कुछ तो था, यहां कुछ भी नहीं है और उसका तिल का पहाड़ बनाया जा रहा है जी। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में है, चुनाव सर पर है, इसलिए कुछ भी बना सकते हैं। एक सिंपल सा, मैं एक सिंपल सिटीजन का एग्जांपल दे सकता हूं। अगर पुलिस ने किसी के खिलाफ खुंदक निकालनी है, वो सिंपल जाके उसके जेब में ड्रग्स लग दे, उसकी गाड़ी से ड्रग्स की रिकवरी दिखा दे, केस बन गया, एनडीपीएस का केस बन गया, बेल भी नहीं होती है। आप डिस्प्रूव करते रहिए। आप डिस्प्रूव कैसे करेंगे कि मेरे पास से नहीं मिला? तो ये प्रिजम्पशन, ये पीएमएलए में भी तो प्रिजम्पशन ये क्या पीड़ित ही जो है, पीड़ित पर डाल दिया गया है कि तुम्हें ही साबित करना है कि तुम निर्दोष हो। जो जिसने आरोप लगाया है उसको साबित नहीं करने को कहा जा रहा है, बल्कि जो पीड़ित है उसको कहा जा रहा है। पीएमएलए कानून में यही प्रावधान है। ये सख्त कानून इसीलिए बनाया गया था ताकि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को चेक में करा जाए। तो इसमें प्रिजम्पशन अटैच है कि कोई भी कुछ भी कहता है उसको प्रत्यक्ष रूप में माना जाएगा और जो अक्यूज्ड है उसको डिस्प्रूव करना पड़ेगा जी। नॉर्मल कानून ये कहता है कि एनी पर्सन इज नॉट गिल्टी अंटिल प्रूव। यहाँ पे उल्टा है पीएमएलए यूएपीए में कि भाई कोई भी अगर कुछ कह देता है किसी के खिलाफ तो वो गिल्टी है अंटिल ही डिस्प्रूव्स। तो यही विडंबना है, इसी का मिसयूज होता है। जहां पे गलत अथॉरिटी होती है उसी का मिसयूज होता है, वही हो रहा है।
जी, तो ये इसको ऐसे भी देखा जाए कि एक सीएम वो तो देश छोड़ के नहीं भाग रहा है, या फिर मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है, वो भी देश छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, वो जांच में पूरा सहयोग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। वही, क्योंकि पीएमएलए कानून ऐसा है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती जी, कोर्ट सिर्फ कोर्ट जो कानून है उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकती है, और वो कानून में कहते हैं कि जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता, केस का चालान नहीं पेश हो जाता, तब तक बेल मिलेगी नहीं। तो उस कानून के बाहर कोर्ट नहीं आ सकती, कोर्ट स्टेज पे नहीं कह सकती मनीष सिसोदिया इनोसेंट है। जब तक मनीष सिसोदिया इनोसेंट नहीं प्रूव होता तब तक उसे बेल लेने का हकदार ही नहीं है पीएमएलए कानून में, और इसी चीज में बघेल साहब को फंसाने की कोशिश की जा रही है जी। लेकिन मैं ये फिर बता दूं कि होने वाला नहीं है, ये सिर्फ एक डरावा है, सिर्फ दिखावा है। क्योंकि जिस जाते जाते आपसे सवाल करना चाहूंगी पंकज जी, अगर कांग्रेस चुनकर आ जाती है तो क्या ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो प्रदेश की जनता है उसका ईडी पे क्या भरोसा रह गया या उसकी जांच पर क्या बात है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जो है छवि है, उसको भी शायद बहुत ही बड़ा झटका लगेगा या फिर दाग लगेगा। आप इस तरह से देखेंगे ये बहुत ही दाव उल्टा पड़ता भी नजर आ रहा है। 100% वही होने वाला है, जैसा राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करके मोदी जी ने मुंह की खाई थी, वैसे इस वाले परिप्रेक्ष्य में भी मुझे ऐसा ही होता दिख रहा है, क्योंकि कुछ भी रत्ती भर भी सबूत नहीं है बघेल साहब के खिलाफ, सिर्फ इल्जाम लगाने से। और मोदी साहब इसको क्यों कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर है वह कंट्री के, किसी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे वह नहीं बात कर रहे इलेक्शनों में, वह अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, 140 करोड़ के लीडर कहते हैं, तो वह ये बात, ये एक छोटी सी चीज है उनके लिए, पूरी कंट्री से कंसर्न तो है ही नहीं, तो वह ये अपनी रैलियों में क्यों उठा रहे हैं जबकि अभी तक प्रूव नहीं है। दूसरी तरफ वो ये डिफेंस लेते हैं कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, तो इनके खिलाफ बघेल साहब के साथ कोर्ट ने कुछ कहा है? अभी तक कुछ नहीं, सिर्फ एलिगेशन है, सिर्फ र्यूमर्स है जी। तो जो चीज अपने पे लागू करना चाहते हैं वह दूसरे पे भी तो लागू कीजिए। जी, ये अभी ही गलत लग रहा है तो बाद में तो गलत होएगा ही। जी, समय समाप्त हो गया और जनता पर कहीं ना कहीं जो कुल मिलाकर दारोमदार आकर टिक गया है। हालांकि आश्वस्त दिख रही है कांग्रेस की प्रदेश में उसको दोबारा से चुनकर सत्ता में बिठाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी पंकज जी, आपने समय निकाला, और अनिल सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े थोड़े समय के लिए, इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभार। और जनता से जो हमारे दर्शक हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि info@justbroadcasting.com पर आप अपना फीडबैक अवश्य भेजें, और neha@justbroadcasting.com पर भी आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। फिर होगी मुलाकात, अपना ध्यान रखिए।